गुड आफ्टरनून बच्चों। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून अर्पिता, गुड आफ्टरनून अपेक्षा, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो, कल हमने एक टॉपिक खत्म किया था, आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बेटा जो टॉपिक हो गए हैं वो वापस से होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार और मैं उन दो टॉपिक को कराऊंगा, दो ही टॉपिक अभी तक मैंने करवाए हैं, वो टॉपिक वापस से होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से जो हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो सबका पढ़ा हुआ भी है, थोड़ा सा कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है। लिख लें सारे बच्चे, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स, आज से जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। आपने कंपनीज एक्ट के अंदर बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा, कंपनी लॉ के अंदर पूरा बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है, लेकिन वहां आपने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है। अब जरा बायबैक ऑफ शेयर्स का हम प्रैक्टिकल नॉलेज देखते हैं कि रियल लाइफ में भी बायबैक होते हैं, उससे रिलेटेड बातें अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। ओके गुड, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज बेटा, बायबैक क्या होता है? आप सारे बच्चों को पता है बायबैक का मतलब क्या होता है। जब कोई कंपनी, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, अब चूंकि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ रखा है, तो कंपनी के शेयर होल्डर दैट इज अ इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट है। जब कोई कंपनी अपना शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर से वापस ले ले, शेयर होल्डर से वापस ले लेती है, बोलती है हमारा शेयर सर्टिफिकेट हमको वापस दे दो, और कंपनी जो भी शेयर सर्टिफिकेट लिया है शेयर होल्डर से, उसका पैसा कंपनी वापस लौटा देती है, शेयर होल्डर को वापस पेमेंट कर देती है। तो इस प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया? कंपनी परचेज ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम अ शेयर होल्डर। जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी खुद ही शेयर होल्डर से खरीदती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, बायबैक बोलते हैं। अनुज बेटा कल रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी, आपको मिल जाएगी आज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलें, तो ये था बेटा हमारा बायबैक की बायबैक क्या होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया। बेटा अपना अनम्यूट रखें, अनम्यूट रखें, अनम्यूट रखें अपने आप को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज योर बायबैक, इसको हम क्या बोलते हैं? बायबैक। चलें, तो आई होप सबको बायबैक का मतलब क्लियर हो गया कि बायबैक मतलब क्या होता है। बोलो हाँ या ना? गुड, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही हंस रहे हो, दूसरों को हंसने दो। तो बायबैक मतलब क्या हो गया बेटा? जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी खुद खरीदती है फ्रॉम ऑन शेयर होल्डर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायबैक। अब बायबैक के अंदर हमारे कंपनीज एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और हमको क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करना है। तो बायबैक के बेटा कंपनीज एक्ट में 3 सेक्शन है, सेक्शन 68, सेक्शन 69 और सेक्शन 70। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर रूल 17 है जो हम डिस्कस करेंगे। तो बायबैक के अंदर जो कंपनियां अनलिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये दो चीजें एप्लीकेबल होती हैं, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, साथ ही साथ रूल 17 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। याद करो कल मैंने रूल 12 पढ़ा था जो ईसोप के ऊपर एप्लीकेबल था। अब रूल 17 की बात कर रहा हूं जो कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? बायबैक के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो एक अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर केवल ये दो चीजें ही एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन वहीं अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूं, लिस्टेड कंपनी की बात करूं कि लिस्टेड कंपनी पे क्या लगेगा, तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही, रूल 17 भी लगेगा, साथ ही साथ
उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन। तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या एप्लीकेबिलिटी बन गई? सबसे पहले अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के ऊपर दो चीजें लगेंगी, ध्यान रखेंगे, सेक्शन 68, 69, 70 और रूल 17। जबकि लिस्टेड कंपनी के ऊपर तीन चीजें आ जाएंगी। ये दोनों चीजें तो एप्लीकेबल हैं, साथ ही साथ सेबी रेगुलेशन 2013 अमेंडेड रेगुलेशंस है, ये भी एप्लीकेबल होता है। तो ये बेटा हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हो गए जो बायबैक के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और बायबैक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। बायबैक का मतलब है कंपनी क्या कर रही है, ऑन शेयर परचेज करेगी, किससे? फ्रॉम शेयर होल्डर से। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। गुड। अब इसके आगे की कहानी हमको यहां डिस्कस करना है बायबैक में। तो सारे बच्चे अब जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट पॉइंट, बायबैक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायबैक ईयर 1999 के पहले बायबैक के प्रोविजन कंपनीज एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं थे। मतलब ईयर 1999 के पहले प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी अपने शेयर नहीं खरीद सकती, खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती। मतलब बायबैक पर रिस्ट्रिक्शंस था। 1999 में रिस्ट्रिक्शंस थे बायबैक के ऊपर कि कोई भी कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स नहीं खरीद सकती है। सेक्शन 70 हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 में, जो डील करता था कि बायबैक नहीं कर सकती। फिर ऐसा क्या हुआ कि बायबैक के प्रोविजन एप्लीकेबल करना पड़े। वो हमको तब समझ में आएगा जब हमको ये समझ में आए कि बायबैक करने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या होता है। तो पर्पस अपने आप ही, जैसे आप पर्पस पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट में क्यों इनबिल्ट किए गए। सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी सेक्शन अगर कंपनीज एक्ट में आता है तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। तो उनमें से कुछ रीजंस ये भी हैं बेटा बायबैक लाने के। सबसे पहले वो रीजन समझने के लिए आपको पर्पस समझना पड़ेगा कि बायबैक करने के पीछे कंपनीज एक्ट का पर्पस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे ईयर 1999 में जब कंपनीज एक्ट के अंदर बायबैक के प्रोविजन इनबिल्ट किए गए थे, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्पस की, भैया कोई कंपनी बायबैक क्यों करती है। चलें, मैं आपसे पूछता हूं, सारे बच्चे बताओ, चूंकि आप लोग बायबैक पढ़ चुके हो, कंपनीज एक्ट के अंदर बायबैक पढ़ा हुआ है सबने, तो बताओ बायबैक क्यों करती है कोई कंपनी? बायबैक करने से कंपनी को फायदा क्या? कंपनी शेयर क्यों खरीद रही? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? जी बेटा ऋषिका। गुड बेटा, कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती है। गुड। और क्या बेटा? अनवांटेड टेक ओवर। तो वही मैं पूछ रहा हूं, फायदा क्या है अनवांटेड टेक ओवर करने से? तो पर्पस पूछो। मतलब आप चाहते हो कंट्रोल को रिड्यूस करना, सीधा बात आप बात करें तो रिडक्शन ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस करना। ओके। दिशा सेइंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गुड बेटा, देख के नहीं बोलना है। दिशा सेइंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जरा एक्सप्लेन करोगे बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे रिड्यूस हो जाएगी? दिशा, एनीवन? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने बोला टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ शेयर, बिल्कुल सही है बेटा। जब कोई कंपनी अपने शेयर की प्राइस को बढ़ाना चाहती है तो शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करेगी? बायबैक करेगी। अब शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती है, चलो उसके पीछे हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। बेटा मैं आपसे बात करूं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस की,
रिलायंस के बीच में जब प्रॉपर्टीज का झगड़ा चल रहा था, प्रॉपर्टीज का बंटवारा चल रहा था, दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, तो उस समय रिलायंस के शेयर की प्राइस गिर रही थी। बिल्कुल सिमरन, बिल्कुल। रिलायंस के शेयर की प्राइस मार्केट में गिर रही थी ड्यू टू फाइट ऑफ बोथ द बिल्डर्स। अब शेयर की प्राइस चूंकि गिरती जा रही थी, तो फिर मुकेश अंबानी ने उस समय बायबैक ला करके शेयर की प्राइस को स्टेबलिश कर दिया था, बायबैक की प्राइस बढ़ा दी थी। जैसे उस समय शेयर की प्राइस 530 रुपए पहुंच गई थी, मुकेश अंबानी ने 617 रुपए समथिंग में बायबैक ऑफर किया, प्राइस बढ़ गई। तो प्राइस को गिरने से अगर बचाना है तो कंपनियां क्या कर देती हैं बेटा, बायबैक अनाउंस कर देती हैं। तो इन्होंने भी बायबैक ऑफर करके क्या कर दिया था, शेयर की प्राइस को बढ़ा दिया था। दूसरा एक रीजन तो ये हो गया शेयर की प्राइस को बढ़ाना गिराना। एक और रीजन होता है शेयर की प्राइस को इंक्रीज करने का। अगर मैं बात करूं, क्या सर, जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदने लोग आते हैं जाते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेटा सब्जी मंडी के जैसा होता है। जैसे सब्जी मंडी के अंदर आप लोग कभी मंडी में वेजिटेबल खरीदने जाओ तो पोटैटो एक ही शॉप पर मिलेंगे, टमाटो एक ही शॉप पर मिलेंगे, कि कई शॉप्स पर अवेलेबल होंगे? बोलो, हेलो सर। बहुत सारी शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल। तो जब बहुत सारी शॉप पर अवेलेबल होते हैं तो आप क्या करते हो, एक ही शॉप पर खड़े होकर सारा सामान खरीद लेते हो कि पहले भाव पता करोगे कि भाव क्या चाहिए, मिलना चाहिए? बोलो, क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, रेट पूछते हैं। हर एक शॉप पर जाकर, करीब 2 या 4 शॉप पर तो कम से कम जाते ही जाते हैं। वहां जाके रेट पता करते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या भाव चल रहा, तुम्हारे यहाँ क्या भाव चल रहा। फिर कौन सा वाला खरीदना पसंद करते हैं? सब पर सेम भाव मिलता है क्या? नहीं, सब पर अलग अलग भाव मिलता है। जब सब पर अलग अलग भाव मिलता है तो आप क्या करते हो, कौन सी रेट पर खरीदना पसंद करोगे? जो सबसे सस्ता दे रहा है। बिल्कुल बच्चों, जो सबसे कम रेट पर दे रहा होगा वहां, और चीज वही होगी, सेम होगी, तो आप खरीद लोगे। सेम बेटा रिलायंस, या मैं पूछूं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट भी एक तरह से शेयर मार्केट की सब्जी मंडी है। यहां पर एक साइड बायर होते हैं और दूसरे साइड सेलर होते हैं। बायर और सेलर यहां भी पाए जाते हैं। यहां भी सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस कोड होती है। जैसे सेम रिलायंस की बात कर रहा हूं, मान लो सबसे पहले एक कोई बंदा है जिसके पास शेयर है और वो बोल रहा है कि वो 500 रुपए में शेयर बेचने को तैयार है। तो स्क्रीन पर 500 रुपए की शेयर की प्राइस दिखने लगती है। जैसे ही उसने 500 रुपए में बोला कि मैं 500 रुपए में शेयर बेचूंगा, वैसे ही स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर 500 रुपए की प्राइस नजर आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में अगर कोई दूसरा बंदा आ जाए और वो बोले कि मैं 400 रुपए में शेयर बेच दूंगा, सेम रिलायंस का शेयर 400 में बेच दूंगा, दूसरा कोई बंदा आ जाए बेचने के लिए, अभी हम सेलर की बात कर रहे हैं, तो बताओ 500 वाला माल पहले बिकेगा कि 400 वाला पहले बिकेगा? आपने अभी बोला था कि सर सस्ता वाला मार्क सबसे पहले बिकेगा। तो सेम बेटा, स्क्रीन से 500 रुपए की प्राइस हट जाएगी, 500 वाला पीछे जाके खड़ा हो जाएगा और 400 वाला जो है वो आगे खड़ा हो जाएगा। इसी बीच में कोई और आ जाए और आके बोलता है कि देखो भैया, हम शेयर जो हैं वो 350 रुपए या 300 रुपए में बेच देंगे। ऐसा हो सकता है कि वो शेयर की प्राइस को और कम कोट कर दे। से एक कोई बंदा आ गया, वो बोलता है मैं 350 में शेयर दे दूंगा रिलायंस का, तो 400 रुपए की प्राइस हट जाती है और 400 की जगह पर 350 का भाव दिखने लगता है मार्केट के अंदर। क्लियर है कि नहीं? बोलो, हेलो, गुड। सेम बेटा ऐसे ही मान लो 350 का स्क्रीन पर भाव चल रहा है, इसी बीच में कोई दूसरा आ जाए और आके बोलता है कि हम हमारा शेयर 300 में दे देंगे, तो क्या होगा, 350 का मार्केट भाव हट करके 300 रुपए की प्राइस स्टॉक मार्केट में नजर आने लगेगी। सेम बेटा यहां पर मान लो कोई दूसरा बंदा बोलता है कि मैं 200 रुपए में शेयर बेच दूंगा, तो रिलायंस का भाव 200 दिखने लगेगा। मतलब जो सस्ते में शेयर बेचने जाएगा सबसे पहले स्टॉक मार्केट उसका भाव नजर आएगा। स्टॉक मार्केट में
ऐसे 5 लोगों की प्राइस आप देख सकते हो कि किसने क्या प्राइस कोट की है। स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर 5 लोगों की प्राइस दिखाई देती है। 5 से ज्यादा भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन 5 लोगों की प्राइस बहुत इजीली स्टॉक मार्केट पर देखी जा सकती है। क्लियर? हेलो? तो ये तो हो गई बेटा कौन सी प्राइस। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, ये कौन सी प्राइस कहलानी? सेलिंग प्राइस, जो सेलर बेच रहे हैं। अब मेरे बच्चों ये बताओ, सब्जी मंडी में जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो बताओ, क्या आप जो भाव सब्जी मंडी वाला बेचता है वही भाव आप बोल देते हो कि ठीक है चल दे दे? क्या आप उससे निगोशिएशन करते हो, अपनी प्राइस भी कोट करते हो? बिल्कुल सर, हम अपनी प्राइस भी कोट करते हैं। सेम यहां पर ये कहलाती है बेटा सेलिंग प्राइस। तो दूसरे साइड दो प्राइस चलती हैं। एक प्राइस होती है बाइंग प्राइस, कि बायर कितने में खरीदने को तैयार है। इस साइड बायर खड़े होते हैं। अगर बायर भी बोलता है कि मैं 200 रुपए में शेयर खरीदने को तैयार हूं और 200 की प्राइस यहां चल रही थी, तो यह सौदा कट जाएगा, 200 के माल बिक जाएंगे और अब नेक्स्ट प्राइस दिखने लगेगी 300 रुपए वाली प्राइस दिखने लगेगी। लेकिन अगर कोई बंदा 200 रुपए से कम प्राइस कोट करता है, कम प्राइस कोट करता है या ज्यादा प्राइस कोट करता है, से वो बोलता है कि मैं 300 रुपए में शेयर खरीदूंगा, तो 300 रुपए का वाला बाइंग प्राइस दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो महंगा खरीदेगा वो सबसे पहले घर जाएगा। तो यहां प्राइस उल्टी होती है, रिवर्स। जो महंगा खरीद रहा है वो सबसे आगे खड़ा होता है और जो सस्ता खरीद रहा होता है वो पीछे जाके खड़ा हो जाता है। बायर के केस में इस तरह से लॉट साइज एप्लीकेबिलिटी होती है, इस तरह से स्टॉक मार्केट रन करता है। तो स्टॉक मार्केट में दो प्राइस दिखती हैं शेयर की, एक नहीं दिखती। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। एक होती है कौन सी? बाइंग प्राइस, और दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। क्लियर? हेलो? गुड। तो ये दो प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर दिखती हैं। सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगी। किससे? सारे बच्चे बताओ। सेलिंग प्राइस जिसने भी कम रखी वो आगे खड़ा होगा, और बाइंग प्राइस में जो सबसे ज्यादा रखेगा वो आगे आके खड़ा होगा। जब तक ये दोनों प्राइस मैच नहीं करेंगी, बायर और सेलर की प्राइस मैच नहीं करेगी, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर दोनों लोग सेम प्राइस पर, ये 200 में बेचने को तैयार है और ये 200 में खरीदने को तैयार है, तो सौदा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कट जाएगा। उसके पीछे जो खड़े होंगे वो प्राइस स्टॉक मार्केट में बिलिंग होने लगेंगी, नजर आने लगेंगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। गुड बेटा, बिल्कुल बेटा, इस तरह से शेयर की प्राइस दिखती है। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, ये मैंने क्यों पढ़ाया? तो स्टॉक मार्केट बेटा इसी तरह से रन होता है। अब स्टॉक मार्केट में आप सारे बच्चों ने हर्षित मेहता का नाम सुना है। स्कैम 1992 सबने देखी होगी सीरीज, स्कैम 1922 जो सोनी लाइव लिप पर अवेलेबल है। सारे बच्चों ने मेरे हिसाब से देख रखी होगी। देखी है कि नहीं देखी? जी सर। तो हर्षित मेहता का नाम तो सुना ही है। एक और बंदा है केतन पारेख। केतन पारेख का नाम सुना? हर्षित मेहता का सुना है सर, केतन पारेख का नहीं सुना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर सुना है, केतन पारेख का नाम भी सुना है। केतन पारेख हर्षित मेहता से भी बड़ा स्कैम करने वाला बंदा था। क्यों? क्योंकि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कैम किया था, और वो कैसे समझाता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझना किस तरह से उसने स्कैम किया था। हर्षित मेहता की जैसा ही इसने भी स्कैम किया था। मैं आपको इस केतन पारेख का थोड़ा सा बता रहा हूं, फिर उसके बाद बेटा बायबैक पर वापस आऊंगा, क्योंकि बायबैक से उसकी कहानी लिंक है। तो समझो हुआ क्या था बेटा। उसने क्या किया? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर उसको यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि एक साइड बायर होते हैं, एक साइड सेलर होते हैं। यह बहुत अच्छे से पता थी उसको। उसने क्या किया? सोचा रिलायंस का भाव बढ़ाना है, से उसने सोचा आरआईएल के भाव बढ़ाना है, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की प्राइस को इंक्रीज करना है। तो उसने क्या किया? अपने ही कुछ बंदे सेलर साइड बिठा दिए और अपने ही कुछ बंदे बायर साइड भी बिठा दिए। अब
जैसे यहां रिलायंस का भाव चल रहा है मान लो 500, इसके पीछे कौन खड़ा होगा? 600 में शेयर जो बेच रहा है। इसके पीछे कौन खड़ा होगा? जो 700 में बेच रहा है। अब बायर सेलर इसी के बंदे, वो क्या करेंगे? एक आया, आके बोलता है कि मैं शेयर 450 में बेच दूंगा, तो शेयर का भाव जो 500 चल रहा है वो 450 दिखने लगेगा। यहां आ गया उसका सेलर, सेम टाइम पर, उसी टाइम पर वो क्या करेगा? जैसे ही वो 450 का भाव रखेगा, ये बंदा खरीद लेगा। अब ये बंदा खरीद कर यहां चला जाएगा बेचने के लिए, ये बोलेगा मैं 500 में खरीद रहा हूं, और यहां वाला बंदा यहां आ जाएगा, बोलेगा ठीक है मैं 500 में खरीदने को तैयार हूं। वही शेयर वो 500 रुपए में वापस खरीद लेगा। तो जैसे ही 500 के शेयर बिके, मार्केट में 600 का भाव दिखने लगेगा। इसी बीच में एक बंदा और आएगा और वो बोलेगा कि मैं 550 में शेयर बेच रहा हूं। सेम बंदा वापस चला जाएगा यहां, वो बोलेगा मैं 550 में शेयर बेच रहा हूं। वो बंदा जो 500 में शेयर खरीद चुका था, वो यहां आएगा और आके बोलेगा ठीक है मैं 550 में खरीदने को तैयार हूं। सेम टाइम पर दोनों ही ऑर्डर बुक होते थे, सेल करने के और बाय करने के। टाइम फिक्स होता था इनका। जैसे ही बुक किया, मार्केट में शेयर 550 का दिखा, तुरंत खरीद लिया उसने। फिर 600 का दिखा, तुरंत खरीद लिया। फिर 700 का दिखा, तुरंत खरीद लिया। जैसे जैसे वो शेयर खरीदता जाता था, शेयर की प्राइस बढ़ती जाती। अब रिलायंस की प्राइस बढ़ा दी उसने, खुद ने खरीद बेच के खुद के आदमी से शेयर खरीद बेच के उसने शेयर की प्राइस बढ़ा दी। अब जब शेयर की प्राइस बढ़ गई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खुश है, वाह मजा आ गया, शेयर की प्राइस बढ़ा दी, तो ये खुश हो गए। अब केतन पारेख रिलायंस के डायरेक्टर को फोन लगाएगा कि देखो जैसे हमने शेयर की प्राइस बढ़ाई है, तुम चाहते हो प्राइस यही रहे तो ठीक, नहीं तो कल देखना प्राइस गिरेगी। आप चाहते हो रिलायंस की प्राइस बढ़ी रहे और बढ़ाना, तो पैसे दो। डायरेक्टर साहब बोलते तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, करो जाओ जो करना करो। अब दूसरे दिन सामने वाला क्या करेगा? अगर रिलायंस के डायरेक्टर ने पैसा नहीं दिया उसको, तो सामने वाला क्या करेगा? अब शेयर बेचने आएगा वो। मान लो दूसरे दिन प्राइस चल रही है 700, वो क्या करेगा? प्राइस कोट करेगा कि मैं शेयर 500 रुपए में बेचने को तैयार हूं, और यहां जो खड़ा हुआ बंदा होगा वो बोलेगा ठीक है मैं 500 में खरीदने को तैयार हूं। वो एक दूसरे को बेच देंगे। जैसे ही 500 का शेयर बिकेगा, 700 की प्राइस 500 दिखने लगी, फिर थोड़ी देर बाद वो 450 रुपए कोट कर देगा प्राइस, फिर थोड़ी देर बाद 300 रुपए कोट कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद 250 रुपए कोट कर देगा। प्राइस धीरे धीरे रिलायंस की कम होती जाएगी, और जैसे ही ये प्राइस गिरेगी तो जो बाकी शेयर होल्डर होंगे वो घबरा जाएंगे कि पता नहीं रिलायंस में क्या हो गया, प्राइस पता नहीं क्यों गिर रही है। तो वो सारे के सारे अपने शेयर बेचने आ जाएंगे, और जब वो शेयर बेचने आएंगे तो वो भी सस्ते में शेयर बेचेंगे, और यहां केतन पारेख वो सारे शेयर खरीदता जाएगा। तो सस्ते में शेयर्स खरीद लेगा वो ढेर सारे। और रिलायंस की प्राइस पता चला कि 700 रुपए चल रही थी, शाम तक प्राइस जो है वो 20 रुपए 50 रुपए पहुंच गई। दूसरे दिन और कम हो जाएगी। इधर डायरेक्टर साहब के तो हाथ बंधे हुए थे, क्यों? क्योंकि सेक्शन 70 था कि कोई भी कंपनी अपने शेयर खुद खरीद ही नहीं सकती। तो बड़ी दिक्कत थी स्टॉक मार्केट के अंदर। किसी भी कंपनी के प्राइस को ये ट्रेडर मैनिपुलेट कर सकते थे और प्राइस को चेंज कर देते थे, प्राइस को कम कर देते थे, और उसके बदले में प्राइस को मेंटेन रखने के लिए जो बड़े बड़े ब्रोकर्स थे वो इनसे पैसे की डिमांड करते थे कि अगर आपकी प्राइस को बढ़ा के रखना है तो चलो पैसा दो। तो बड़ी दिक्कत होती थी। इस परेशानी को दूर करने का एक तरीका सुझाया गया गवर्नमेंट को, वो था बायबैक। अब अगर कोई ट्रेडर धमकी देता है अब लाइफ में, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सेबी ने बहुत बड़े प्रोविजंस लगा रखे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकता, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। दूसरा, बायबैक जैसे हथियार है। अगर कोई डायरेक्टर को बोलता है कि भैया देखो हम तुम्हारे प्राइस गिरा देंगे, तो डायरेक्टर बोलेगा गिरा दो। जैसे ही स्टॉक मार्केट में प्राइस 250 चल रही है, उसी समय रिलायंस प्राइमरी मार्केट के अंदर बायबैक ऑफर कर दे, बोले हम 600 रुपए में शेयर खरीदने को तैयार हैं क्योंकि हमारी कंपनी की वैल्यू 600 रुपए, तो फिर बेटा कोई स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने जाएगा ही नहीं। सबको पता चल जाएगी कि रिलायंस 600 में खरीद रही है, मतलब 600 तो प्राइस कहला नहीं, तो अपने आप स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ट्रेडर जो मैनिपुलेट करते थे और मैनिपुलेट करके जो लोगों से पैसा ऑफर करते थे, डायरेक्टर से पैसा मांगते थे, वो अब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी बायबैक ऑफर करके क्या कर सकती है? अपने शेयर की प्राइस को बढ़ा देगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। और हमेशा बायबैक स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे ज्यादा पे आता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जैसे टीसीएस की बात करूं कि टीसीएस का कुछ समय पहले बायबैक आया था, तो टीसीएस ने
जिस समय स्टॉक में शेयर चल रहा था 1840 रुपए का, उस समय कंपनी ने बायबैक ऑफर किया था 2100 रुपए में, कि 1840 का जो स्टॉक मार्केट में शेयर बिक रहा है वो 2100 रुपए में बायबैक खरीदने को तैयार थी टीसीएस। तो प्राइस हमेशा प्रीमियम, बहुत ज्यादा प्रीमियम पर रखी जाती है, इसलिए जनरली बायबैक शेयर की प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और अब किसी भी डायरेक्टर को आप या प्रोमोटर्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उससे बोल नहीं सकते कि देखो हम तुम्हारी शेयर की प्राइस बढ़ा रहे हैं, फटाफट हमको पैसा दे दो। डायरेक्टर बोले रहने दो, ये काम हम ही कर लेंगे, बायबैक ले आएंगे, तुमको जो करना कर लो। तो बेसिकली ये प्रोविजन लाने के पीछे एक ऑब्जेक्ट ये था कि पावर प्रोमोटर्स के हाथ में भी देना, ताकि उनकी प्राइस को कोई मैनिपुलेट करके नीचे ना गिरा पाए। इसलिए बेटा बायबैक का प्रोविजन लाया, और इसीलिए बेटा यहां पर बोला गया है क्या, फटाफट बोलो बायबैक के लिए, कि कंपनियां जब बायबैक लेके आती हैं तो क्या होता है। क्या इतना सबको समझ में आया? बोलो। गुड। तो सबसे पहली चीज बेटा शेयर की प्राइस को इंक्रीज करना। बिल्कुल बेटा, मैक्सिमम प्राइस ओपन ऑफर कर सकते हैं, जो भी मैक्सिमम प्राइस होती है। अभी हम समझेंगे प्राइस की मेथड क्या होती है, वो तो हम डिस्कस करेंगे बायबैक के अंदर, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बायबैक के पर्पस पढ़ रहा है, तो पहला पर्पस मैंने आपको डिस्कस किया। मैं आपको हर्षित मेहता और केतन पारिक की स्टोरी भी आज शेयर करूंगा आपके मोबाइल पर, आप एक बार शेयर कर देखना उसको, ठीक है? क्योंकि उससे हमारा टाइम खराब होगा, इसलिए मैं यहां पर नहीं दिखा रहा हूं, बट हाँ वो स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा, एक बार जरूर उसको देखना। ओके, चले। तो ये हो गई बेटा हमारी क्या पहली चीज। दूसरा, सेकंड मैंने आपसे बोला कि भैया सेकंड ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना। बायबैक का एक और ऑब्जेक्ट होता है बेटा टू इंक्रीज द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। बेटा प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन या प्रोमोटर्स की होल्डिंग को बनाना विदाउट इन्वेस्टिंग द मनी, बिना इन्वेस्टमेंट किए। कैसे सर? देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं से मान लो कंपनी के पास टोटल शेयर कंपनी के 1 लाख है, टोटल शेयर कंपनी के 1 लाख है। 1 लाख में से अंबानी जी के पास, मुकेश अंबानी के पास 40,000 शेयर है, तो पब्लिक के पास कितने कहलाने? सारे बच्चे बताओ 60,000, क्योंकि टोटल शेयर 1 लाख है। अब मैं पूछूं बताओ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अंबानी जी के पास कितनी है? तो क्या बोलोगे? बताओ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अंबानी जी के पास कितनी है? 1 लाख में से 40,000 शेयर है, कितने परसेंट है बोलो? 40%। और पब्लिक के पास कितनी है? 60%। ये बिफोर बायबैक कहानी थी। अब कंपनी बायबैक लेके आ रही है, और बायबैक में कंपनी 20,000 शेयर्स खरीद रही है। पहली बात तो बताओ बायबैक में किसके शेयर खरीदे जाते हैं, प्रमोटर्स के कि पब्लिक के? आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, पब्लिक से। प्रमोटर्स अपने शेयर्स बायबैक में नहीं बेचते, कौन बेचता है फटाफट बोलो? पब्लिक। तो अब कंपनी मान लो 20,000 शेयर्स का बायबैक कर रही है, 20,000 शेयर्स कंपनी वापस खरीदेगी। तो पब्लिक से अगर 20,000 शेयर कंपनी खरीद ले, तो सारे बच्चे बताओ टोटल शेयर थे 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 शेयर कंपनी ने खरीद लिए, तो अब बताओ टोटल शेयर कितने बचेंगे? टोटल शेयर कंपनी के बचे कितने हैं बोलो? 80,000। क्यों? 1 लाख शेयर थे, 1 लाख में से 20,000 शेयर कंपनी ने बायबैक कर लिए, तो अब टोटल शेयर कितने बचेंगे? 80,000। अब 80,000 में ये बताओ ये 20,000 शेयर किससे खरीदे थे? पब्लिक से। तो पब्लिक के पास कितने शेयर बचेंगे फटाफट बोलो? 20,000 में अगर पब्लिक से खरीद लें तो पब्लिक के पास कितने बचेंगे बोलो? 40,000। तो अब पब्लिक के पास 40,000 शेयर हैं और अंबानी के पास भी 40,000 शेयर है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अंबानी जी की कितनी हो गई? परसेंटेज में बात करूं तो क्या इधर 50% होल्डिंग हो गई? क्या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ गई बोलो? तो प्रमोटर्स बायबैक करके अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या कर सकता है फटाफट बोलो? बढ़ा सकता है। सर ऐसा करने से प्रमोटर्स को फायदा क्या? बेटा बहुत फायदा है, मैं आपको बताता हूं। टाटा, और अगर आपने टाटा कंपनी का नाम सुना है तो टाटा ने क्या किया था बेटा, टाटा भी कई कंपनीज को खरीदती है, ये बात पता है कि नहीं बोलो? हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा?
तो टाटा क्या करती बेटा, कई कंपनीज को खरीदती है। अब टाटा ने सोचा कि एक कंपनी को खरीदना है, उसने सोचा कि एक कंपनी को खरीदना है, और उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास गए और जाके बोलते हैं कि देखो भैया, हमको आपकी कंपनी खरीदना है, आप मेरे को बेच दो। प्रमोटर्स तैयार नहीं। तो टाटा क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में जाके शेयर खरीदना चालू कर देंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे शेयर खरीदते जाएंगे, क्या टाटा की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ती जाएगी? बोलो, हेलो। और अगर वो 50% से ज्यादा शेयर खरीद लें तो क्या कंट्रोल आ जाएगा उस कंपनी के ऊपर? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सेम यहां पर सोचो, जैसे यहां समझो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अंबानी जी की 40% है और पब्लिक के पास 60,000 शेयर है। अगर ये बायबैक नहीं लाए और टाटा ये शेयर खरीदना चालू कर दे, तो अगर सारे पब्लिक के शेयर टाटा खरीद ले, तो सारे बच्चे बताओ, क्या रिलायंस पे कंट्रोल टाटा का आ जाएगा? बोलो, बिल्कुल। और अगर इसी बीच में अंबानी जी को पता चल गया कि टाटा ऐसा कर रही है और वो बचना चाहते हैं, तो क्या करें? फटाफट बताओ। बायबैक कर लें, और बायबैक करके अपनी होल्डिंग 50% कर लें। जैसे ही वो 50% होल्डिंग करेंगे खुद की, तो बताओ क्या फिर टाटा अब कब्जा ठोक पाएगी इस पे कभी भी? बोलो, नहीं, वो बच सकते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इसलिए बढ़ाते हैं, अगर उनको दिखता है कि कोई बंदा छुप के किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है और उसके पास शेयर जा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाए हमारे ऊपर और वो हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग जाए, तो कंपनियां क्या करती हैं बेटा? बायबैक कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? फटाफट बोलो, बायबैक कर लेती हैं और अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे कोई भी कंपनी क्या नहीं खरीद पाएगी? फटाफट बोलो, शेयर खरीद नहीं पाएगी। समझ में आया? हेलो। तो ये भी एक तरीका होता है क्या करने का? फटाफट बोलो, बायबैक करने का। जैसे टाटा और कोरस, रियल लाइफ एग्जांपल। कोरस का नाम सुना? कोरस, कितने बच्चे सुना है कोरस कंपनी का नाम? बिल्कुल। कोरस बेटा जो है वो पिग आयरन की कंपनी है, बहुत बड़ी आयरन मेकिंग कंपनी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके आउटलेट्स थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी फैक्ट्रीज थी। टाटा उस कंपनी के सामने बहुत छोटी कंपनी थी। टाटा ने कोरस को बोला कि अपन मिलके काम करते हैं, तो कोरस ने साफ मना कर दिया था। बोले नहीं, हम बहुत बड़ी कंपनियां हैं, हमारे हिसाब से काम करेंगे, तुम अपना देखो। टाटा साहब को गुस्सा आया, रतन टाटा साहब को। उन्होंने बोला एक काम करो, कोरस के शेयर जिस स्टॉक मार्केट में जिस प्राइस पर जहां मिले खरीदो। सारी कंपनीज को ऑर्डर दे दिए और कोरस के शेयर इनने खरीदना चालू कर दिए। एक समय ऐसा हुआ कि कोरस की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग टाटा के पास 50% से ज्यादा हो गई। फिर टाटा साहब मैनेजमेंट में जाके बैठ गए और बोलते अब बोलो क्या करना है, अब साथ में काम करोगे कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल कि किस तरीके से उस कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया। तो ये इस तरीके से क्या होती है बेटा, कई बार टेक ओवर हो जाती है कंपनी, और कंपनी अगर ये बचना चाहती है, प्रमोटर्स को पहले से पता चल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बायबैक करके अपनी इस टेक ओवर को रोक सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? कोई डाउट? तो प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट बात करें बेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी इसकी हेल्प से कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। सर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है मतलब कैसे? जैसे ये मैं आपसे बात करूं, एयरटेल है, एयरटेल के पास बेटा इक्विटी शेयर्स हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी के पास। अब कंपनी चाहती है इक्विटी शेयर होल्डर को हटाया जाए, और इसकी जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर लाए जाए। तो कंपनी क्या करेगी? इनसे इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट जो इनके पास है इनसे ले लेगी। अब इनको पैसा देना है, पैसा कहां से लाए? तो कंपनी क्या करेगी? इन शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कर देगी प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट में, और क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा ले लेगी। इनसे बोलेगी आप लोग एक काम करो, मेरे को पैसा दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको पैसा दे देंगे, तो ये सर्टिफिकेट इनको दे देगी। इनसे जो पैसा मिला वो पैसा कंपनी किसको दे देगी? इक्विटी शेयर होल्डर को दे देगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर चले जाएंगे, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएंगे। तो पहले जो कंपनी में इक्विटी शेयर्स कैपिटल थी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फटाफट बोलो, किस में कन्वर्ट हो गई? जोर से बोलो। कंपनी के अंदर पहले जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल आ रही थी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बोलो।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा करने से कंपनी को फायदा क्या, एक से लिया दूसरे को दिया, बताओ ऐसा करने से कंपनी को फायदा क्या। तो इसके लिए आपको एफएम का सहारा लेना पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, केओ कम हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ, क्या इक्विटी की एक्सपेक्टेशन प्रेफरेंस शेयर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है? हमने पढ़ा है केई ज्यादा होता है केपी से। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, इक्विटी को रिड्यूस कर देगी और प्रेफरेंस को बढ़ा देगी। तो क्या होगा, ओवरऑल केओ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करके क्या कर सकती है, फटाफट बोलो, केओ को कम कर सकती है। किसको कम कर सकती है, फटाफट बोलो, केओ को। जिन लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ी हुई है एफएम के अंदर, उनको ये बात समझ में आ गई होगी। सारे बच्चे बताओ, क्या आपके एफएम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हुआ? हेलो, चल रहा है। तो वहां पर आपको केओ निकालना सिखा भी रहे होंगे। बताओ, जैसे प्रेफरेंस शेयर है, मैं आपसे बोलूं प्रेफरेंस शेयर था केपी था बेटा 12%, और मैं आपसे बोलूं इक्विटी की कॉस्ट है केई की कॉस्ट है 20%। तो ओवरऑल कॉस्ट मान लो आपने निकाली तो ये आ रही है 17.5%। लेकिन अगर मैं सस्ता रिसोर्स बढ़ा दूं, ये 12% वाली चीज ज्यादा ले लूं और 20% वाली रेट कम ले लूं, तो बताओ बेटा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो, अगर मैं इक्विटी का वेट कम करके प्रेफरेंस का वेट बढ़ा दूं तो कम हो जाएगी। मैं इसको निकाल के बताऊं कि समझ में आ गया? सारे बच्चे बताओ, निकाल के बताऊं क्या? आ गया सर, गुड। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए भी कंपनियां क्या करती हैं, फटाफट बोलो, बायबैक कर लेती हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है बायबैक करने का। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करना, फटाफट बोलो, रिड्यूस करना। ओके, हेलो। इसके अलावा कंपनी के पास बेटा ह्यूज कैश पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। जैसे टीसीएस के पास 56,000 करोड़ कैश पड़ा हुआ था, हर साल इतना कैश इकट्ठा हो जाता उनके पास, 56,000 करोड़ कैश, अकेला कैश इन हैंड, बैंक में पैसा पड़ा है। टीसीएस करे क्या इस पैसे का, बैंक में इतना पैसा पड़ा है, करे क्या? डिविडेंड दे दे, वो भी बांट दिया कंपनी, साल भर बांटती है टीसीएस डिविडेंड, वो भी बांट दी, उसके बाद भी उसके पास पैसा है। क्लियर है कि नहीं, बोलो, हेलो। बेटा सौम्या, थर्ड पॉइंट में क्या डाउट है आपको? बच्चा बोल रहा है थर्ड पॉइंट में डाउट क्लियर कर दो। क्या पॉइंट में डाउट था बेटा थर्ड में? सौम्या स्पीक, क्या बोल रहे बेटा? बायबैक और कैंसल्ड मतलब? बेटा मेरे को यहां दूर से दिख नहीं रहा, आप एक बार अनम्यूट करके बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? हेलो सौम्या, अनम्यूट करके एक बार बात करो ना, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, आकांक्षा का कहना है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स वाला समझ में नहीं आया। ओके, वो मैं आपको समझा रहा हूं, पहले ये वाला पॉइंट कवर कर लूं पूरा। मैंने आपसे पूछा भी था, ओके ओके, थर्ड वाला पॉइंट मैं अभी वापस से डिस्कस कर रहा हूं। चलो पहले इसको समझ लो। मैंने बोला कंपनी के पास ह्यूज कैश सरप्लस पड़ा हुआ है, डिविडेंड भी बांट चुकी कंपनी, तो अब इस पैसे का करे क्या? सर ग्रोथ में लगा दो। टीसीएस का फिक्स है बेटा, वो 14% पैसा ग्रोथ में लगाती है, उसके लगाने के बाद भी कंपनी के पास पैसा बच गया, तो अब कंपनी क्या करेगी बताओ? तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है बताओ बेटा? कंट्रोल कम कर लिया जाए, पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो वापस ले लिए जाएं, तो बताओ बेटा कंट्रोल कम हो जाएगा कि नहीं? तो कंपनियां क्या करती है बेटा? बायबैक ले आती है। क्लियर, बोलो। तो ह्यूज सरप्लस फंड पड़ा हुआ हो तो कंपनी उसका यूटिलाइजेशन भी बायबैक में कर लेती है। समझ में आया कि नहीं, बोलो, गुड। बेटा केओ वाला पॉइंट में एक बार वापस से समझा देता हूं, चलो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एफएम का नॉलेज होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। अगर एफएम का नॉलेज होगा तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। देखो से मैं आपसे बोलूं, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 5 लाख की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की, और डिवेंचर है 3 लाख रुपए के।
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का है। इनकी कॉस्ट जिसको आप बोलते हो केई, इसकी कॉस्ट है बेटा 20%। इक्विटी को 20% डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है मान लो 10% और डिवेंचर होल्डर की कॉस्ट है मान लो 8%। अगर मैं ओवरऑल केओ की बात करूं कि ओवरऑल केओ कितना आएगा, तो आप क्या करते थे, यहां वेट निकालना सिखाया होगा, सिखाया था वेट निकालना, बोलो हेलो, वेट निकालना सिखाया क्या, हेलो हेलो। चलो तो मैं आपको बिना वेट वाला कैलकुलेशन सिखा देता हूं, वेट की जरूरत ही नहीं। चलो ये कॉस्ट है, अगर मैं पूछूं बताओ कितने रुपए की कॉस्ट इन अमाउंट आएगा, अगर इनको पेमेंट करूं तो बताओ कितने रुपए का कॉस्ट इन अमाउंट आएगा। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए बचेगा, 5 लाख पर 20% से कितने रुपए देना पड़ेंगे इसको, बोलो डिविडेंड 1 लाख। इसको कितना डिविडेंड देना पड़ेगा बोलो 20,000, और इनको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 24,000 देना पड़ेगा कि नहीं, बोलो हेलो। तो अगर मैं पूछूं बताओ ओवरऑल कॉस्ट क्या बेटी, इनको टोटल मिला के कितना पेमेंट करना पड़ा, अगर इनसे इतने रुपए लिए हैं तो बताओ इनको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, ओवरऑल कॉस्ट क्या बेटी, जोड़ लो सब, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 24,000, बताओ कितना हुआ, 1,44,000 बेटा। 1,44,000 का पेमेंट कितने रुपए की कैपिटल पर देना पड़ा है, बताओ बेटा कितने रुपए की कैपिटल पर देना पड़ा है, अगर मैं पूछूं बताओ कितने रुपए की कैपिटल पर देना पड़ा है, बोलो 10 लाख पर। तो अगर परसेंटेज में पूछूं तो ओवरऑल कॉस्ट क्या बेटी, जिसको आप बोलते हैं क्यों, ओवरऑल मतलब सबको मिला के कॉस्ट कितनी बैठ रही है, तो आप बोलोगे 14.40%। बैठी कि नहीं, बोलो। सबको मिला के 14.40% आपने पेमेंट किया है ओवरऑल, ये बोल सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब जरा ध्यान से समझो, ये मेरी कैपिटल थी, ये जो मेरी कैपिटल है, इसी कैपिटल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या किया मैंने, क्या किया, 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। बताओ 2 लाख के इक्विटी शेयर्स खरीदूंगा तो 5 लाख की इक्विटी की जगह कितने की इक्विटी हो जाएगी, बोलो 2 लाख की खरीद ली है तो कितने की हो जाएगी, 3 लाख की, बोलो हाँ या ना। अब 2 लाख रुपए की इक्विटी खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने 2 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। 2 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो बताओ प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए, जोर से बोलो, प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए, 4 लाख। चेंज हो गया, 2 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए और 2 लाख की इक्विटी खरीद ली। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके मैंने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। अब ऐसा करने से क्या होगा बताओ, अब मेरे को बताओ कितने रुपए का डिविडेंड इक्विटी को देना पड़ेगा। आप सारे बच्चे जल्दी से बताओ इक्विटी को डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ, बोलो 3 लाख का 20% 60,000। इधर बताओ 4 लाख का 10% कितना देना पड़ेगा, और इधर 24,000, बोलो ओवरऑल बताओ कितना बेटा, 1,24,000। अब परसेंटेज निकालो जरा, ओवरऑल कॉस्ट क्या बैठ रही, हाँ सारे बच्चे बताओ, क्या 12.4% जो है पहले 14.4 आ रही थी, क्या अब कॉस्ट अपने आप कम हो गई, बोलो। अच्छा फर्क क्या हुआ, सारे बच्चे बताओ फर्क क्या हुआ, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अच्छा ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ क्या, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ क्या, नहीं। 10 लाख पहले भी कंपनी में लगा था, 10 लाख आज भी लगा रखा है कंपनी में, लेकिन पहले 1,44,000 देना पड़ रहा था, लेकिन अब केवल 1,24,000 में काम बैठ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। इसके लिए मैंने क्या किया, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, सस्ते रिसोर्सेस इशू करके महंगे वाले खरीद लिए। समझ में आया कि नहीं, इसको बोलते हैं चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करना। ओके हेलो गुड। सौम्या कौन बोल रहा था बेटा, समझ में आ गया अभी, हेलो सौम्या बेटा समझ में आ गया, गुड। तो ये था बेटा हमारा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर को रिड्यूस करके केओ को कम करना। इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस को बढ़ाना। सर ईपीएस, हाँ, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना, ईपीएस बढ़ाना भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं ये कंपनी के प्रॉफिट है मान लो, और कंपनी के 4 शेयर होल्डर हैं, ये 4 शेयर होल्डर हैं कंपनी के, ये सब शेयर होल्डर हैं कंपनी के, मान लो कंपनी में 4 ही शेयर होल्डर। सारे बच्चे बताओ जो ये प्रॉफिट है कितने लोगों को बटेगा? अभी 4 लोगों को बटेगा, तो एक के हिस्से में कुछ कुछ पैसा आएगा कि नहीं, बोलो। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ, इसमें से मैं 2 लोगों के शेयर खरीद लूं और बायबैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दूं, तो बताओ फिर शेयर होल्डर कितने बचेंगे? अगर मैं 2 शेयर होल्डर खत्म कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। तो फिर शेयर होल्डर कम हो गए तो बताओ पैसा ज्यादा मिलेगा एक के हिस्से में कि नहीं? पहले डिविडेंड बांट रहे थे तो 4 लोगों को बांटना पड़ता था, लेकिन अब केवल 2 लोगों को डिविडेंड बांटना पड़ेगा। सारे बच्चे बताओ एक के हाथ में ज्यादा हिस्सा आएगा कि नहीं? तो एक के हिस्से में जो ज्यादा हिस्सा आएगा बेटा वही हमारा क्या है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना। तो कंपनी ऐसा करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम कर देती है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम होने से क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से क्या हो जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा, एक शेयर होल्डर के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। से मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट थे, मान लो पहले प्रॉफिट हुए थे 1 लाख के, चलो 1 लाख के प्रॉफिट हैं, और मैं आपसे बोलूं पहले मेरे पास शेयर होल्डर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों इक्वल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं। तो सारे बच्चे बताओ अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो एक के हिस्से में अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, 1 लाख डिवाइड बाय 5 करो जरा, कितना आ रहा है बोलो, 20,000 आ रहा है कि नहीं, बोलो। फिर मैंने क्या किया, 2 लोगों के शेयर्स बायबैक कर लिए, 2 लोगों के शेयर्स बायबैक कर लिए, तो बताओ अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे, केवल 3 लोग। और अगर मैं अब 1 लाख को 3 लाख से डिवाइड 3 से डिवाइड करूं तो सारे बच्चे बताओ एक के हिस्से में क्या 33,333 रुपए आएंगे, बोलो। कोई डाउट? तो पहले ईपीएस 20,000 रुपए था, अब कितना हो गया, 33,333 हो गया। बताओ इनको फायदा हुआ कि नहीं, बोलो। तो कंपनियां बायबैक करके क्या कर लेती हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर लेंगी, नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा। सर ईपीएस बढ़ने से क्या फायदा होगा, और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा होता है वहां पर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, सोचते हैं यार ये कंपनी ज्यादा कमा रही, चलो इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो सब लोग शेयर्स खरीदने का सोचेंगे। तो जब सब लोग शेयर्स खरीदने का सोचेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो, बढ़ जाएगी। जो खरीद के रखे वो बेचना नहीं चाहेंगे, नए खरीदना चाहेंगे, तो बताओ बेटा क्या होगा, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होगी कि नहीं, बोलो। तो कंपनी की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए भी कंपनियां बायबैक करती हैं। और क्या फायदा है सर, टू इंक्रीज द गुडविल, कंपनी अपनी गुडविल बढ़ाती है। सर गुडविल कैसे बढ़ेगी बेटा, केवल वो कंपनियां बायबैक कर सकती हैं जो सॉल्वेंट है, क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि उनको एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट फाइल करना पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ऐसा पढ़ा था कि नहीं, बोलो, कि अगले 12 महीने तक कंपनी सॉल्वेंट रहेगी, इंसॉल्वेंट नहीं होगी, ऐसी एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कंपनीज एक्ट में पढ़ा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हेलो। अरे ये सेक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बच्चों, अरे कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा क्या, तुम तो बोल रहे थे सेक्शन 125 तक पहुंच गए। तो ये स्टार्टिंग की सेक्शंस नहीं पढ़ा है क्या, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ोगे बेटा, नहीं होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा। जो डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर को एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट देना पड़ती है कि वो 12 महीने तक इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। तो जब वो सॉल्वेंसी रिपोर्ट देते हैं ना बेटा, वो सॉल्वेंसी रिपोर्ट वही लोग दे सकते हैं जिन कंपनी की नेट वर्थ बहुत अच्छी है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जो कंपनियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं बस वही बायबैक कर पाती हैं। तो जब मार्केट के अंदर किसी बायबैक की न्यूज आती है ना कि कंपनी बायबैक कर रही है, तो उसके लिए पॉजिटिव फेवर होता है कि यार कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि कंपनी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है, मतलब कंपनी बहुत सॉल्वेंट कहलानी। तो कंपनी में रिस्क कम है, और कंपनी में रिस्क कम है तो सारे इन्वेस्टर उस कंपनी की ओर दौड़ते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, बोलो, हेलो, गुड।
तो ये एक फायदा मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो गुडविल अपने आप बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो कंपनी की गुडविल बढ़ती है बेटा। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को एक एग्जैक्ट रूल एक्स्ट्रा मिल जाता है। आप सबको पता है इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर केवल किसको बेच सकता है? बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर अपने इक्विटी शेयर्स केवल किसको बेच सकता है? स्टॉक मार्केट में जाके ही बेच सकता है कि नहीं? बोलो हेलो। लेकिन जब कंपनी बायबैक लेके आती है तो बायबैक के केस में शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो कंपनी को बेच दे और वो चाहे तो कहां बेच दे? फटाफट बोलो। स्टॉक मार्केट में बेच दे। तो कंपनी के पास, उसके पास, शेयर होल्डर के पास एक्स्ट्रा एग्जैक्ट रूट आ जाता है कि वो चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी को भी बेच सकता है। तो बायबैक एक एक्स्ट्रा एग्जैक्ट रूट प्रोवाइड करती है, मतलब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है किसको? शेयर होल्डर को। तो ये भी एक फायदा होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हेलो। तो ये सारे क्या हैं बेटा? ऑब्जेक्ट हैं। क्या करने के? फटाफट बोलो। बायबैक करने के। इसलिए बेटा सेक्शन 68, 69 और 70 कंपनीज एक्ट के अंदर इनबिल्ट किए गए ताकि पब्लिक और कंपनी दोनों को फायदा हो सके। क्लियर? हेलो गुड। तो चलो इतना सारे बच्चे पढ़ के आना, इसके आगे की कहानी अपन कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय। बाय बच्चों। बाय बाय बच्चों। बाय बाय बच्चों।